Okay, dear students, welcome to Dotway Educators again. Now we are going to start our next unit, which is Unit 7, and its name is Secondary Storage Structures. Okay, Secondary Storage अब आपके पास क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं, हम mainly हमारे पास दो memories which are available in the computer system. They are the main memory and the secondary memory. Main memory is also known as the primary memory and secondary storage is also known as the auxiliary memory. अब दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं? मेन मेमोरी जो होती है वो आपका मैक्सिमम वहाँ पे आपके प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन की जाती है एंड दिस इज वॉलेटाइल इन नेचर. ऑन द फ्लिप साइड जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो आपकी नॉन वॉलेटाइल है. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी स्टोरेज होती है नॉन वॉलेटाइल है, साइज में काफ़ी ज़्यादा लार्ज होती है एंड परमानेंट इन नेचर होती है. आपकी जितनी ये डिवाइसेस हैं, हार्ड डिस्क होगी, डिस्क आर ऑल्सो नोन एज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. मतलब आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो डाटा परमानेंट नेचर में उसको सेव किया जाता है वो कहाँ पे होता है सेव? सेकेंडरी स्टोरेज में. नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि अगर लेट सपोज अगर आपका काम करते टाइम आप लाइट ऑफ हो जाती है, पावर स्विच ऑफ हो जाती है, तो भी आपका जो डाटा है वो परमानेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर वो स्टोर करके रखा जा सकता है. वो एज इट इज पड़ा रहता है, वो डिलीट नहीं होता. सो दैट्स वाई इसको नॉन वॉलेटाइल बोला जाता है. एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड द बल्क ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम. बल्क द मतलब ये है कि वो काफ़ी लार्ज अमाउंट में अंदर, लार्ज वॉल्यूम के अंदर डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है. एंड मेन एक्टिविटी दैट इज परफॉर्म्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट इज डिस्क शेड्यूलिंग. जो डिस्क शेड्यूलिंग है उसकी प्रोसेस को हम बाद में इलेबोरेट करेंगे इस चैप्टर के अंदर. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेकेंडरी स्टोरेज के साथ रिलेटेड. वी विल डिस्कस इट. द फर्स्ट वन इज सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑक्सिलरी मेमोरी. आप सेकेंडरी स्टोरेज को ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हो. सेकेंडरी स्टोरेज इज लेस एक्सपेंसिव एंड कंपेयर टू द प्राइमरी मेमोरी लाइक रैम्स. जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो कम एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू द रैम मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी और मेन मेमोरी. एंड इसकी स्पीड भी जो होती है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी स्टोरेज, बिकॉज यहाँ पे बल्क अमाउंट के अंदर डाटा स्टोरेज किया जाता है. दैट्स वाई उसको प्रोसेस करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है. And the next topic is the data which is less frequently accessed is kept in the secondary storage. Right? जो डाटा कम मतलब कम स्पीडली, कम साइकिल्स के अकॉर्डिंगली असेस किया जाता है, उसको हम लोग कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर. एग्जाम्पल्स कौन सी हैं सेकेंडरी स्टोरेज की? लाइक आपकी मैग्नेटिक डिस्क्स हैं, जो मैग्नेटिक टेप्स हैं, वो जो आपकी रिमूवेबल ड्राइव्स होती हैं, उनको भी हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज बोलते हैं. सो इट वाज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. Here are some benefits of secondary storage that can be summarized as follow. The first one is capacity. Capacity जैसे हम already बोल चुके हैं कि secondary storage devices are capable of storing bulk amount of data. मतलब वहाँ पे आप बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर डाटा को स्टोर करके रख सकते हो. दैट्स वाई उसकी कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वन. एंड द सेकेंड पॉइंट इज रिलायबिलिटी. जो डाटा इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर आप स्टोर करके रखते हो वो काफ़ी सेफ भी होता है एंड काफ़ी रिलायबल भी होता है. यू कैन ट्रस्ट ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस दैट आपका डाटा जो है वो लॉस नहीं होएगा. एंड द थर्ड वन इज कन्वीनियंस. ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे परमानेंट स्टोरेज के अंदर आपका डाटा पड़ा है. विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम ऑथराइज्ड पीपल कैन लोकेट एंड असेस डाटा द क्विकली. आप जो आपके पास डाटा है उसको आप इजीली लोकेट, मतलब उसको कौन सी पोजीशन के अंदर पड़ा है उसको ट्रैक कर सकते हो एंड उसको इजीली एंड कन्वीनियंटली उसको असेस भी कर सकते हो. एंड द फोर्थ वन इज कॉस्ट. जो आपके पास इसके, अब इन तीनों पॉइंट्स को मिला के अगर हम चेक करें तो आपके पास इसका जो कॉस्ट है वो एक रीजनेबल फैक्ट माना जाता है. मतलब आप रीजनेबल रेट के ऊपर इसको परचेज कर सकते हो. ठीक है. एंड इसकी कॉस्ट फैक्ट जो है जिसको हमने प्रीवियस सेक्शन में भी डिस्कस किया था कि ये लेस एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द मेन मेमोरी. सो दीज आर सम बेनिफिट्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. Here is the next point in secondary storage structure which is magnetic disk structure in operating system. अब magnetic disk क्या होती है? आपके पास secondary storage के इसके कुछ points हैं जो यहाँ पे one by one elaborate किए गए हैं. अब secondary storage is typically formed of stacked up magnetic disks on the top of one another. इसका मतलब stacked का मतलब होता है one thing which is stacked upon the another one. तो
आपके पास जितनी भी डिस्क होती हैं उनको वन बाय वन एक दूसरे के ऊपर फॉर्म करके रखा जाता है, और एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, प्लेटर। मतलब एक सिंगल जो डिस्क है उसको प्लेटर बोला जाता है, सिंगल यूनिट को। और सिंगल यूनिट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, उसके अंदर टोटल कितने प्लेटर्स हो सकते हैं, 100 to 200 विच आर स्टैक्ड अप ऑन वन अनदर। एंड हर एक प्लेटर जो होता है वो किसके अंदर डिवाइड किया जाता है, उसको सर्कुलर शेप्स में डिवाइड किया जाता है, जिनको आगे फर्दर ट्रैक्स बोला जाता है। और जितने भी ट्रैक्स होते हैं वो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेक्टर्स, और इन सेक्टर्स के ऊपर डाटा को स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ पे एक स्पिंडल रिवॉल्व की जाती है इन प्लेटर्स को होल्ड करके रखने के लिए। एंड वी हैव ऑल्सो आर्म असेंबली इसके अंदर, जिसको आप यूज करते हो, जिसके साथ आपके रीड राइट हेड जो होते हैं वो अटैच होते हैं इन ऑर्डर टू रीड एंड राइट द डाटा ऑन अ पर्टिकुलर tracks and the sectors of magnetic disk. And अब next हमारे पास क्या होता है, एक cylindrical system होता है। Here is the diagram of magnetic disk structure in the operating system. See, we have an arm assembly which is related to the read write head. read write head जो है उनको position किया जाता है कि कौन से track या कौन से के sector के ऊपर से आपने डाटा को फैच करना है या उसको रीड करना है। एंड यहाँ पे ये जो राउंड शेप में दिखाए गए हैं, these are the tracks and these are also known as the sectors, जो उनके आगे फर्दर उनको डिवाइड किया गया है सेक्टर्स के फॉर्म में। and these are the cylindrical system and these are the single unit which is known as the platter. This is known as the spindle. so ये आपके पास क्या था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में मैग्नेटिक डिस्क का स्ट्रक्चर था। Now we have already discussed what is magnetic disk in operating system. Now we are going to read about the speed of the disk. What are the terms in which we measure the speed of a disk? Here are 2 points. The first one is transfer rate and the second one is random access time. Now what is the transfer rate? This is the rate at which the data moves from disk to the computer system. उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर रेट, कि कितनी स्पीड पे कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ आपका जो डेटा है वो डिस्क से लेके कंप्यूटर तक मूव होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर रेट। एंड द सेकंड वन इज रैंडम असेस टाइम। व्हाट इज रैंडम असेस टाइम? इट इज द सम ऑफ द सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी। तो उस मतलब सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी, इन दोनों के टाइम को मेजर करके, दोनों के टाइम को ऐड करके जो टाइम निकलता है, दिस इज नोन एज द रैंडम असेस टाइम। नाउ व्हाट इज द सीक टाइम एंड रोटेशनल लेटेंसी? सीक टाइम, जैसे उसके नेम से क्लियर, दिस इज यूज्ड टू सीक अ पर्टिकुलर ट्रैक। आपकी एक आर्म जो है एक पर्टिकुलर रिक्वायर्ड ट्रैक के ऊपर कितने टाइम में जा रही है, उसको कब कितने टाइम वो पॉइंट आउट कर रही है, एक पर्टिकुलर ट्रैक को विच इज इन द राउंड शेप, उसको बोला जाता है सीक टाइम। एंड द सेकेंड वन इज रोटेशनल लेटेंसी। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द आर्म टू रीच द रिक्वायर्ड सेक्टर। Sector is what? Sector is in the shape of a triangle on which we store our data on the magnetic disk. So rotational latency क्या है? rotational latency वो है जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर सेक्टर को मूव करवा के आर्म के अंडर लेके आते हो। एंड सीक टाइम इज व्हाट? जहाँ पे आपका रीड हेड जो है वो एक पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर जाके पोजीशन करता है, दिस इज नोन एज द सीक टाइम। and seek time plus rotational latency equals to random access time. And the third one and final, this is the transfer time. Now what is transfer time? Transfer time is the time to transfer the data. आपका जहाँ पे डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसको कितना टाइम मिल रहा है, टोटल वो कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है डाटा को ट्रांसफर करने में, दैट इज नोन एज द ट्रांसफर टाइम। एंड इट डिपेंड्स अपॉन द रोटेटिंग स्पीड, राइट। आपका जितनी स्पीड के साथ जो एक सेक्टर है वो आर्म के अंडर आएगा, उतनी स्पीड से आपका डाटा जो है वहां से रीड किया जाएगा। एंड इट ऑल्सो कंज्यूम्स द नंबर ऑफ बाइट्स। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कितना रोटेशनल टाइम हुआ, कितने टाइम में आपका जो एक सेक्टर है वो आर्म के अंडर लाया गया। एंड सेकेंड वन, अमाउंट ऑफ बाइट्स इज ऑल्सो मेजर्ड, कितने नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो डाटा जो ट्रांसफर किया गया। दीज आर सम टर्म्स विच आर यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ द डिस्क। Now the next topic that we are having in this chapter is types of disk scheduling algorithm. डिस्क scheduling algorithms में क्या होएगा, जो आपके पास ट्रैक्स की जो रिक्वेस्ट्स हैं उनको कैसे किस
मैनर के अकॉर्डिंगली सर्विस दी जाती है या कैसे उनको सर्व किया जाएगा, किस मैनर में, वो चीज़ इसके अंदर आपको इलेबोरेट की गई है. नाउ वी हैव टोटल 6 scheduling algorithm in this topic. We will elaborate it one by one. The first one is first come first serve service. अब ये जो पॉइंट होता है ये सबसे ज़्यादा easiest method है. This is the most easiest, most simplest method. Now we have a given queue of the request. इसमें आपके पास टोटल ये रिक्वेस्ट आ सकती हैं. ये आपके पास एक क्यू होती है जिनको आपने आपका जो एलिवेटर है वो इनको 1 by 1 सर्व करेगा. द फर्स्ट इज 95 एंड 180, 34, 119, 11, 123, 62 एंड द 64. These are the requests, okay? And initially आपका जो हेड होएगा वो कहाँ पे स्टार्ट होएगा, 50 के ऊपर. And the tail will be 199. Now we will elaborate how it will work. First come first serve. जो फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले सर्व की जाएगी. दिस इज द डायग्राम ऑफ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. हेड पोजीशन इज एट 50 पॉइंट. अब वो उसको लेफ्ट टू राइट दोनों वेज में, दोनों डायरेक्शंस में अपने सारे रिक्वेस्ट को सर्व करेगी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू के अंदर कौन सा पॉइंट था, it was 95. After the 50 head position, 95 was the first request that was going to be served on the first number. जो first number पे सबसे पहले डिस्प्ले होएगी रिक्वेस्ट, उसी को सबसे पहले सर्व किया जाएगा. After that there was 180 in the queue and थर्ड नंबर पे उसको सर्व किया गया. आफ्टर दैट देयर वाज 34 नंबर, देन उसको सर्व किया गया. आफ्टर दैट देयर वाज 199. सेम इन द मैनर, दिस मैनर सारी क्यू में जितनी भी रिक्वेस्ट आपकी थी उनको 1 by 1 हम लोग सर्व करते हैं. All the incoming requests are placed at the end of the queue. Whatever number that is next in the queue, that will be the next number to be served. It was the first come and first serve. And the second point we have, this is the shortest seek time first algorithm. अब यहाँ पे किस मैनर के अकॉर्डिंगली रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा. आपकी हेड पोजीशन सेम वहीं से स्टार्ट होएगी 50 के अकॉर्डिंगली, बट आपकी जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट होएगी वो उस रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा जो आपके हेड के सबसे क्लोज होएगी, जिसके लिए उस आपकी हेड पोजीशन को बहुत कम डिस्टेंस कवर करना पड़े. सो आपकी क्यू के अकॉर्डिंगली फर्स्ट रिक्वेस्ट थी 95, बट दिस टाइम आपका जो हेड है वो कौन सी रिक्वेस्ट को सर्विस दे रहा है सबसे पहले, 62, बिकॉज इट वाज द नियरेस्ट पॉइंट टू द हेड पोजीशन, दैट वाज 50. सो इसके अकॉर्डिंगली शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट में उस रिक्वेस्ट को सबसे पहले सर्व किया जाता है जो उस आपकी हेड पोजीशन के सबसे क्लोज होएगी. दिस इज एल्गोरिथम in which the request is serviced according to the next shortest distance. अब इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे 1 by 1 डिफाइन किया हुआ है, इसकी मैंने डेफिनेशन दी हुई है यहाँ पे प्रॉपरली. यू कैन रीड इट आफ्टर. एंड आई हैव ऑल्सो गिवन द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एल्गोरिथम एज एन एग्जाम्पल, सो यू कैन रीड इट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर योर नॉलेज. And the third one we have elevator scan. अब elevator scan में क्या इसका मेथड होता है. एलिवेटर स्कैन में भी सारे एल्गोरिथम्स में जो आपका हेड पोजीशन होएगा वो सेम रहेगा, दैट वाज 50. यहीं से आपका एल्गोरिथम जो होएगा वो स्टार्टिंग होएगी उसकी, एंड आफ्टर दैट इट विल मूव whether in the left direction or the right direction. It will depend upon the algorithm that you are using in your disk scheduling method. Okay, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, एलिवेटर स्कैन को. एलिवेटर स्कैन में क्या होया, आपका हेड पोजीशन जो 50 थी वहीं से आपकी स्कैनिंग स्टार्ट हुई, लेकिन ये सबसे पहले अपनी लेफ्ट के एंड तक जाएगा, मतलब बॉटम लाइन जो कि आपकी 0 नंबर पे है, एंड उस रूट के ऊपर जितने भी कमिंग रिक्वेस्ट होंगी उनको वो सर्विस अप्लाई करेगा, सर्विस उनको असाइन करेगा. मतलब वो जितनी भी रिक्वेस्ट उस रूट के ऊपर आएंगी उनको सर्व किया जाएगा 1 by 1. आफ्टर दैट टिल द एंड, व्हेन वो जब वो अपने एंड तक पहुंच गया 0 तक, वहां से फिर वो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा.
जो आपका हेड पोजीशन है, एंड फिर राइट डायरेक्शन में उस रूट के ऊपर जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको वो 1 by 1 सर्व करेगा. This was the elevator scan. This approach works like an elevator does. It scans down towards the nearest, and then when it hits the bottom was the 0. It scans up servicing the request that it didn't get going down. If a request comes in after it has been scanned, it will not be serviced until the process comes back down or moves back up. So it was the elevator scan. Okay. And the next point that we are having in this method is circular scan. इसको हम short form में इसकी abbreviation है C scan. अब इसमें किस चीज़ के बिहाफ पे काम किया जाता है? इसमें भी सेम एलिवेटर के अकॉर्डिंगली होता है, बट यहाँ पे आपका एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व किया जाएगा. वो होगी आपकी लेफ्ट डायरेक्शन. हेड पोजीशन इज द सेम दैट वाज 50 इन ऑल द एल्गोरिथम्स दैट वी आर यूजिंग, एंड आपका 50 से स्टार्ट होके जो हेड पोजीशन है वो सारी रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है टिल द एंड, टिल द बॉटम लाइन दैट इज 0. ठीक है, बट यहाँ पे वो ओनली उनको कब सर्व कर रहा है? व्हेन इट इज गोइंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन. व्हेनेवर इट इज गोइंग टू द राइट डायरेक्शन, इट इज नॉट गिविंग सर्विस टू एनी ऑफ द रिक्वेस्ट इन द क्यू. ओके, सबसे पहले उसने 50 से स्टार्ट किया, फिर वो अपने लेफ्ट साइड पे मूव हुआ, उसने 34 उसकी रिक्वेस्ट वाली क्यू में आ रहा था नेक्स्ट पोजीशन, तो उसने उसको सर्व किया. फिर उसकी नेक्स्ट रिक्वेस्ट कौन सी थी? 11, उसको सर्व किया. आफ्टर दैट उसने टिल एंड तक मूव किया, टिल द बॉटम दैट वाज 0. आफ्टर दैट इट हैज स्टार्टेड टू मूव ऑन द राइट डायरेक्शन. बट सी यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे जब वो डायरेक्ट राइट डायरेक्शन में जाएगा तब वो किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर रहा. आफ्टर दैट टिल द बॉटम लाइन विच वॉज द टेल विच वॉज 199, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है. फिर लेफ्ट डायरेक्शन में जब वो वापस आ रहा है तब वो अपनी सारी रिक्वेस्ट को सर्व कर रहा है. सो इट वॉज द सी स्कैन. And the next one we are having is the C look. It is same like in the to the C scan, but यहाँ पे क्या होएगा, ये भी आपको सेम उसी पोजीशन उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है. द हेड पोजीशन इज सेम विच इज 50, एंड यहीं से स्टार्ट हुआ. उसने सबसे पहले 34 को सर्विस दी, आफ्टर दैट 11 को सर्विस दी. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? C स्कैन में जो आपका हेड पोजीशन था वो कहाँ तक जा रहा था? टिल द एंड ऑफ द बॉटम लाइन, जो कि हमारे पास कौन सी है? 0. लेकिन यहाँ पे वो 0 के पास नहीं जा रहा. वहाँ से 0 से पहले ही उसकी जो लास्ट रिक्वेस्ट थी उस रूट पे, वहीं से उसने मूव कर दिया टू द टेल पॉइंट विच वॉज 199. अब वहाँ से फिर से उसने स्टार्ट किया फॉर फॉरवर्डिंग टू द लेफ्ट डायरेक्शन. फिर लेफ्ट डायरेक्शन के रूट पे उसके पास जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको सबको वो सर्व कर रहा है. सो इट वॉज द सी लुक. इन द नेक्स्ट वन दैट वी आर हैविंग in this is okay, it was the last point in our algorithms. ये आपके थे disk scheduling algorithm in the disk management system. Okay, now switching to the next topic which is disk management. Disk हमें already पता है आपकी storage है, secondary storage है, and what is management? जैसे हम already पढ़ चुके हैं कि management क्या है. आप चीज़ों को जब track करते हो time to time और उनको control करते हो. So disk management is what? It is a utility that is built into different operating systems. अब इसको हम क्यों use करते हैं? Whenever we perform partitioning or formatting on the disk storage, this is known as the disk management system. इसमें क्या किया जाता है? अगर आप उसके अंदर partitioning create कर रहे हो, different partitions बना रहे हो, उनको create कर रहे हो, किसी partition को अगर हम delete कर रहे हैं या कोई particular proper portion of disk हम किसी चीज़ को assign कर रहे हैं. So these are some operations which come under the disk management utility or disk management process. It can also be used to view the partitions, क्यों उनको locate करने के लिए, उनको track करने के लिए, and their formatted file systems on the hard drive. Hard drive के ऊपर आपने कौन से file systems create किए हैं. So disk management is used for these some basic tasks and these some operations. It was the disk management. Now अगर हम बात करें कि इसमें कुछ स्पेशल कौन कौन से पॉइंट्स हैं, कुछ स्पेशल टर्म्स हैं which come under the disk management, we will explain them one by one. The first one is
अब आपके पास कौन सी चीज़ें जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन सारे टास्क के लिए, एज वी हैव रेड अबाउट इट, ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द टास्क, कौन से, डिस्क फॉर्मेटिंग, बूटिंग फ्रॉम द डिस्क एंड बैड ब्लॉक रिकवरी। सो ये हमारे पास 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, कौन से हैं, डिस्क की फॉर्मेटिंग एंड बूटिंग एंड बैड ब्लॉक रिकवरी। ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज लो लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग कब आती है, जब आपका कोई ऑपरेशन हार्डवेयर के साथ रिलेटेड हो, मशीन लेवल के साथ रिलेटेड हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड हो। सो लो फॉर्मेटिंग इज व्हाट इट डिवाइड्स अ डिस्क इनटू सेक्टर्स। सेक्टर्स क्या हैं जिनके ऊपर आपका डेटा जो है वो स्टोर किया जाता है। ओके, सो लो फॉर्मेटिंग के अंदर क्या किया जाता है, आपके ट्रैक्स को उनको सेक्टर्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है एंड इट इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड व्हेन द डिस्क इज़ मैन्युफैक्चर्ड। जब आपकी डिस्क बनाई जाती है, जब उसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये प्रोसेस तभी परफॉर्म की जाती है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है लो लेवल फॉर्मेटिंग। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल फॉर्मेटिंग। लॉजिकल फॉर्मेटिंग किस चीज़ के साथ रिलेटेड होती है, जहाँ पे आपकी कोडिंग काम कर रही है। और लॉजिकल फॉर्मेटिंग क्या करती है, इट क्रिएट्स अ फाइल सिस्टम ऑन द डिस्क। जैसे हमने पीछे ही पढ़ा अभी प्रीवियस सेक्शन में कि आपके डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम जो हैं वो क्रिएट किए जाते हैं एंड इट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की साइड से होता है। लॉजिकल फॉर्मेटिंग किसके लिए यूज़ करते हैं, वी यूज़ इट फॉर क्रिएटिंग द फाइल सिस्टम्स। लो लेवल फॉर्मेटिंग इज व्हाट इट डिवाइड्स द डिस्क इनटू द सेक्टर्स। ओके, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो मेंटेन्स द बूट ब्लॉक्स एंड उनको हम बूट पार्टीशंस भी बोलते हैं। एंड उसमें क्या होता है, आपके पास बूट स्ट्रैप लोडर, दीज आर द लोडर्स विच आर यूज्ड ऑन द प्रोसेस और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बूटिंग। बूटिंग के टाइम पे यहाँ पे आपकी कुछ मेनली प्रोसेसेस जो है वो सबसे पहले लोड की जाती हैं। जो बूटिंग है उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव द बैड ब्लॉक्स। इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है कि व्हाट आर द बैड ब्लॉक्स। अगर बैड है इट मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई क्रिटिकल थिंग है या फिर कोई ना कोई बैड प्रॉब्लम है जो अकर हो रही है, जिसकी वजह से आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट हो रही है। सो डिस्क ब्लॉक्स कैन फेल इन दिस केस ऑफ बैड ब्लॉक्स। अब उनको आप कैसे रिकवर कर सकते हो, देयर आर सम एरर करेक्टिंग कोड्स, they can detect and possibly correct an error। ये जो स्पेशल काइंड ऑफ कोड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है एरर्स को डिटेक्ट करवाने में, डिटेक्ट करवा के उनको करेक्ट करवाने में। करेक्ट इन द सेंस उनको रिजॉल्व किया जाता है ताकि आपका सिस्टम है वो बिना किसी इंटरप्शन के आगे फर्दर अपना काम परफॉर्म कर सके। एंड द लास्ट वन इज डिस्क contain spare sectors which are substituted for bad sectors। मतलब कि आपके डिस्क जो बैड ब्लॉक्स हैं इनमें एक स्पेशल सेक्टर्स भी होते हैं जिनको हम स्पेयर रखते हैं, मतलब आइसोलेटेड उनको रखते हैं। किस चीज़ के लिए, स्पेशली बैड सेक्टर्स को रिकवर करने के लिए। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज इफ द सिस्टम कांट रिकवर फ्रॉम द एरर। अगर आपका सिस्टम जो है वो रिकवर नहीं कर पा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ड एरर बोला जाता है। एंड उनके लिए मैनुअल ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं, मतलब उनके लिए स्पेशल इंटेंशन की ज़रूरत होती है। So this was the disk management and some important terms which were related to disk management system. Now we will discuss our next topic. Now switching to the next topic, there are some terms which we have already discussed in our previous sections and I have given its briefly definitions which you can read in order to enhance your knowledge. These are some terms. The first one is disk formatting, जो हम already पढ़ चुके हैं। disk formatting is what, ये आपके पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कब यूज़ किया जाता है, in order to configure the data storage devices. Which devices? Like your hard drive, floppy disk, flash drives, मतलब सब जो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है उनको उनकी कन्फिग्रेशन के टाइम पे हम लोग फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हैं। एंड इसमें हम लोग किस चीज़ के, ये काफ़ी इनिशियल स्टेजेस के ऊपर आप इनको यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ बेसिकली रिक्वायर्ड व्हेन न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इज गोइंग टू बी यूज्ड बाय द यूज़र। जब आप अपने सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवा रहे हो, मतलब विंडोज़ को इंस्टॉल करवाते हो, उस टाइम पे हम लोग डिस्क फॉर्मेटिंग को मेनली यूज़ कर सकते हैं।
एंड इट कैन ऑल्सो बी डन व्हेन देयर इज अ स्पेस इशू। कई बार क्या होता है आपके सिस्टम के अंदर स्पेस का इशू आ जाता है कि मेमोरी कम हो गई है एंड या मेमोरी फुल हो गई है या सी ड्राइव फुल हो गई है या आपके पास स्पेस नहीं है और प्रोग्राम्स के लिए, तो हम इसको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, वेन एवर यू आर गोइंग टू एड द एडिशनल स्पेस फॉर द स्टोरेज ऑफ मोर डेटा इन द ड्राइव्स, then you can use the disk formatting option. And when we format the disk, then the existing files within the disk is also released. ये हमेशा ऐसा होता है अगर आप विंडो को अपडेट कर रहे हो या फिर आप एडिशनल मेमोरी उसके अंदर डाल रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है आपकी जो एग्जिस्टिंग फाइल्स होती हैं हम उनको बोलते हैं कि इनको इरेज कर दिया जाए। दैट्स वाई आपकी ये डिस्क फॉर्मेटिंग की प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुली परफॉर्म हो सके। दिस इज नोन एज द डिस्क फॉर्मेटिंग। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने इनकी ब्रीफली डेफिनेशन दी हुई है, आप इनको यूज़ कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज बूट ब्लॉक। हमने अभी प्रीवियस जो हमारे सेक्शंस थे उनमें इनको डिस्कस किया था। बूट ब्लॉक इज व्हाट? दिस इज द फर्स्ट ब्लॉक इन द हार्ड डिस्क एंड बूटिंग इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बूटिंग जो होती है जब आपका सिस्टम ऑन हो रहता है उस टाइम पे बूटिंग की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड वहाँ पे कौन से ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं? बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल्स एंड प्रोसेसेस दे आर लोकेटेड इन द हार्ड डिस्क। पहले उसकी सारी फाइल्स को वन बाय वन हार्ड डिस्क के ऊपर लोड किया जाता है। आफ्टर दैट by following the sequence, these files and processes are copied from the hard disk to the lower memory block of the RAM, generally for the execution. Okay, and finally they are copied to the CPU registers so that further operations can be performed on these files. Okay, and generally जो booting की process है उसको कौन गवर्न करता है? These are governed or these are performed by the bootstrap loader. मैंने आपको पहले भी बताया था कि बूटस्ट्रैप क्या है, आपके पास एक लोडर है जिसको हम कब यूज़ कर सकते हैं, ड्यूरिंग द टाइम। सो बूटस्ट्रैप लोडर जो होता है उसको वो कब यूज़ किया जाता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द बूटिंग प्रोसेस। ओके, एंड बूटस्ट्रैप लोडर इज स्टोर्ड यूजुअली इन द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द हार्ड डिस्क। ओके, लेट्स सपोज अगर किसी सर्कमस्टांसेस में आपके सिस्टम के अंदर आप एक से ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हो, लेट्स सपोज 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे हो, तो उसके लिए 2 अलग से पार्टीशनिंग की जाती है और 1 इज सेपरेट फॉर an operating system and the second one is separate for the another one. Okay, and वहाँ पे आपके पास हर एक दोनों different operating systems हैं, ठीक है। and if a disk contains a boot block it is called a boot disk. if a partition contains a boot block it is called a boot partition. so ये हमारे पास था boot block। ये आपकी जनरल जो डेफिनेशंस हैं जिनको आप अपनी नॉलेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें हमारे पास नेक्स्ट टर्म कौन सी है जिसको हम यूज़ करते हैं इसके अंदर? इट वाज द बैड ब्लॉक। बैड ब्लॉक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट दिस इज़ द ऑल्सो अ सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डेफिनेशन ऑफ बैड ब्लॉक। ये क्या है आपके पास? इट्स एरिया ऑफ स्टोरेज जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड दैट इज़ नो लॉन्गर रिलायबल फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डाटा बिकॉज इट हैज़ बीन फिजिकली डैमेज्ड और करप्टेड। उसका नाम आपको क्लियर कर रहा है कि ये एक ऐसा एरिया होता है जहाँ जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, जो करप्ट हो चुका है, एंड यहाँ पे आप अपना कोई भी काइंड ऑफ डेटा जो है उसको आप स्टोर नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट रिलायबल, ओके, एंड इट इज़ नॉट ड्यूरेबल। बैड ब्लॉक्स आर ऑल्सो रेफर टू एज द बैड सेक्टर्स, जिसको आप ये भी टर्म एक दे सकते हो। सो दीज वर 3 टर्म्स विच वर बेसिकली यूज्ड इन द डिस्क मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, आपके पास अब नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जिनको हम नाउ स्विचिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ this unit which is RAID in operating system. This is also known as the RAID system. It stands for redundant array of inexpensive disks, or we can also say it as redundant array of independent drives. इसको हम इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज की जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा बेटर करने के लिए, उसको इन्हेंस करने के लिए हम लोग इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आपकी जो स्टोरेज की परफॉर्मेंस है वो कैसे इन्हेंस होएगी? बिकॉज वी आर यूजिंग द इंडिपेंडेंट एरे ऑफ डिस्क्स।
कि आपके पास ड्राइव्स और डिस्क जो है वो हम एरे की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है डाटा की स्टोरेज जो होगी वो कम्पैक्ट होएगी, वो ज़्यादा होएगी, वो बढ़ेगी। सो आपके पास यहाँ पे टोटल 5 जो हैं इनके लेवल्स होते हैं। दीज आर नोन एज RAID 0 विच इज़ यूजिंग द स्ट्राइपिंग टेक्नोलॉजी। RAID 1 में मिरर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है, एंड द थर्ड वन इज़ RAID 5 विच इज़ यूटिलाइजिंग स्ट्राइपिंग विद पैरिटी बिट, एंड RAID 6 is comprising striping with double parity। 5th एंड 6th में दोनों में पैरिटी यूज़ होती है, बट 5th में एक पैरिटी होती है, वहाँ पे ड्यूअल पैरिटी होएगी। RAID 10 जो आपका 5th लेवल है उसमें क्या हुए, आपके फर्स्ट दोनों जो ऑप्शंस हैं स्ट्राइपिंग एंड मिररिंग, उनको दोनों को कंबाइन किया गया है यहाँ पे। सो हेयर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट RAID level 0 विच इज़ स्ट्राइपिंग। अब यहाँ पे आपके पास क्या यूज़ हो रहा है, इन दिस सिस्टम डेटा आर स्प्लिट अप इनटू ब्लॉक्स। नॉर्मल सी बात है, जो आपका डाटा है उसको 2 ब्लॉक्स में आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, ठीक है। एंड इसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, मल्टीपल डिस्क यूज़ की जा रही है सेम टाइम पे, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा एनहेंस हो रही है, ठीक है। एंड आगे फर्दर उसको कौन कंट्रोल करता है, मल्टीपल कंट्रोलर्स। RAID 0 के अंडर आपके पास स्ट्राइपिंग है, तो आपके पास 2 डिस्क यूज़ हो रही है, डिस्क 1 एंड डिस्क 2, जिसमें आपका डाटा जो है उसको आप सीक्वेंशली स्टोर कर रहे हो। एंड नेक्स्ट आपके पास है RAID level 1 विच इज़ मिररिंग। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास डाटा आर स्टोर्ड ट्वाइस बाय राइटिंग देम टू बोथ द डेटा ड्राइव। जो डाटा है उसको आप 2 बार राइट कर रहे हो डाटा ड्राइव्स के ऊपर, दोनों ड्राइव्स के ऊपर आप डाटा को स्टोर कर रहे हो, ठीक है। तो दैट्स वाई इसको मिररिंग बोला जाता है कि सेट ऑफ ड्राइव्स आर यूज्ड इन दिस सिस्टम। अगर आपकी एक ड्राइव फेल हो जाती है, देन कंट्रोलर कैन यूज आइदर द अनदर डेटा ड्राइव, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिकवर द लॉस्ट डेटा एंड इट कैन कंटिन्यू द ऑपरेशन। सी वी हैव द 2 ड्राइव्स, डाटा मिररिंग मतलब दोनों के ऊपर जो है डाटा को स्टोर किया जाएगा। अगर एक ड्राइव फेल हो जाती है तो जो कंट्रोलर है वो दूसरी ड्राइव को यूज़ कर सकता है। And the next level is level 5th which is block interleaved distributed parity। मतलब आपके पास यहाँ पे parity bit जो है वो यूज़ हुई जा रही है। and RAID 5 जो है it distributes the parity block and data on all the disks। मतलब एक parity block भी यूज़ किया जाएगा और दूसरी बात डाटा को भी स्टोर किया जाएगा। हर एक ब्लॉक के लिए यहाँ पे एक जो ब्लॉक होएगा वो क्या करेगा, वो स्टोर करेगा, वन ऑफ द डिस्क स्टोर्स द पैरिटी। यहाँ पे एक जगह पे पैरिटी स्टोर की जाएगी एक ब्लॉक में, दूसरे ब्लॉक में क्या किया जाएगा, डाटा को स्टोर किया जाएगा। तो इसकी बेटर जो परफॉर्मेंस होती है कौन से ऑपरेशन में होती है, रीड एंड राइट में। सी वी हैव द पैरिटी बिट्स इन ऑल द डिस्क लेवल, डिस्क 1 में, डिस्क 2 में, डिस्क 3 में एंड डिस्क 4 में। आपके पास एक ब्लॉक जो है वो किसको स्टोर कर रहा है, पैरिटी को, एंड अनदर वन इज स्टोरिंग द डेटा, ओके। And the next one we have the striping with double parity। अब 5th और 6th ये दोनों क्या यूज़ कर रहे हैं, पैरिटीज को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। 5th में आपके पास सिंगल पैरिटी आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन RAID 6 में आप क्या यूज़ कर रहे हो, ड्यूअल पैरिटी, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है उससे वो डबल हो जाती है। सी वी हैव द 2 पैरिटी बिट्स, पैरिटी ब्लॉक्स, यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस टर्म। एंड आपके पास यहाँ पे पैरिटी बिट्स जो हैं और पैरिटी ब्लॉक्स जो हैं उनको आप ड्यूअल टाइम यूज़ कर रहे हो हर एक ड्राइव के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द स्ट्राइपिंग विद ड्यूअल पैरिटी अक्रॉस ऑल दी ड्राइव्स। सो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो उससे थोड़ी एनहेंस होती है एज कम्पेयर टू द RAID 5th level। And the last one we have the striping and mirroring। It was the RAID 10। मतलब यहाँ पे स्ट्राइपिंग एंड मिररिंग दोनों की जो फीचर्स हैं उनको यहाँ पे कंबाइन कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, आपके पास मिरर के थ्रू, मिररिंग के ऑप्शन के थ्रू क्या हो रहा है, डाटा की रिडंडेंसी हो रही है। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेशन। अगर एक लोकेशन से आपका डाटा जो है वो रिमूव हो भी जाए, देन यू कैन असेस द अनदर वन, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिकवर द डाटा, इन ऑर्डर टू कंटिन्यू योर ऑपरेशन। तो ये जो है आपके डाटा स्टोरेज को मतलब बेटर बनाता है एंड उस एनवायरनमेंट को एक नॉर्मल स्मूथली आपके फंक्शन को परफॉर्म करवाने में आपकी हेल्प करता है। सी वी हैव द 4 डिस्क्स एंड यहाँ पे आपके पास 2 लेवल है, RAID 1 ऑन द लेफ्ट साइड, RAID 1 ऑन द राइट साइड, एंड वी आर कंबाइनिंग स्ट्राइपिंग एंड मिररिंग बोथ टेक्नोलॉजीज इन दिस level, okay। So it was our 7th unit which was secondary storage structure।
So I hope all the topics are properly defined in this unit. So thank you so much.